बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को देर रात गुरुग्राम में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से राजधानी लेकर पहुंची। बग्गा को पेश किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। वहीं दिल्ली लाए जाने के बाद पुलिस बग्गा को मेडिकल के लिए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बग्गा की पीठ में चोट के निशान हैं। के साथ कुछ हुआ यहीं पे जब बदसलूकी की और जब गाड़ी में डाला, क्योंकि उनके पास शायद ऑर्डर था कि उसको वीडियो लाइव चलाने का, तो वहाँ बीच में तो उन्होंने नहीं की, बट घर के अंदर जो क्या किया, घर पे यहाँ पे मेरे को मारा पीटा, जिस तरीके से लेके गए, हम कोशिश कर रहे उसकी फुटेज भी, और जिस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। बग्गा ने इस मौके पर कहा कि उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी, वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने फिर दोहराया कि उनके खिलाफ एक नहीं 100 एफआईआर भी दर्ज हो जाएं तो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। बग्गा ने कश्मीरी पंडितों के मामले में भी केजरीवाल से माफी की मांग की है। अब कोर्ट के सामने तेजिंदर बग्गा सोमवार को अपना बयान दर्ज करवाएंगे। उससे ज्यादा सख्ती से, उससे ज्यादा तीखेपन से अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाएंगे और वो जो कर सकते हैं कर लें। फिर चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों ना सवाल उठाया जाए आप पे? निश्चित रूप से सवाल उठाएं और जितनी मर्जी ये इलीगल जो वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं वो करे, इसी तरीके से उनसे लड़ाई लड़ाएं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बग्गा की दिल्ली वापसी को उनकी घर वापसी बताया है। उन्होंने केजरीवाल पर पंजाब पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सड़क से संघर्ष तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर नेता तक और दिल्ली ने पूरे देश के अंदर केजरीवाल ने जो अहंकार, जो दुर्योधनपन दिखाया है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जो षड्यंत्र इंद्रप्रस्थ के अंदर केजरीवाल के रूप में, दुर्योधन के रूप में केजरीवाल ने रचा है, उसका अंत कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में हरियाणा पुलिस आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपने को लेकर पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को निर्देश दिया था कि वो 24 घंटे में बताएं कि किस हालात में उन्हें पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र के पास रोकना पड़ा था। हरियाणा पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस की ओर से अपहरण की सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की टीम शुक्रवार रात तेजिंदर सिंह बग्गा को कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली लौट आई। तेजिंदर बग्गा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था, जिसकी सूचना दिल्ली पुलिस ने हरियाणा की पुलिस को दी। हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र के पास खानपुर कोलिया नेशनल हाईवे पर पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया और कुछ समय बाद तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर सरकारी तंत्र और पंजाब पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास पहुँच गए और जमकर नारेबाजी की। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आदेश गुप्ता ने कहा कि तेजिंदर बग्गा पर जो कार्रवाई की गई वो बेहद शर्मनाक है। केजरीवाल ने पंजाब पुलिस के जरिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को पिटवाया है। पंजाब पुलिस इस कदर गुंडागर्दी पर उतारू है कि उसने एक सिख को पगड़ी तक बांधने नहीं दी। घर वापसी हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, न्याय और सच्चाई की जीत हुई है और उस अहंकार की हार हुई है जो केजरीवाल ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया था। और सुबह जिस तरह से उन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने का वक्त दिया था, उनके पिताजी को के मुंह में कपड़ा ठूंसा था, उनके साथ मारपीट की थी। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर मचे घमासान के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मामले में पुलिस का दुरुपयोग किया गया। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को अपहरण की सूचना दी थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से कहा है कि देश में मुसलमानों को बीजेपी निशाना बना रही है।
हैदराबाद में ओवैसी ने कहा कि भारत में मुस्लिमों को अपना पॉलिटिकल लीडर चुनना होगा। ओवैसी ने कहा कि जब तक आप अपने नुमाइंदों को नहीं चुनेंगे, नफरत का तूफान नहीं थमेगा। हैदराबाद में ईद मिलन का कार्यक्रम वैसे तो मजहबी था, लेकिन इसमें ओवैसी ने हैदराबाद से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत की बात कर ली। ओवैसी ने देश भर के मुसलमानों के लिए अपना अलग मंत्र दिया। देश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के मसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। ओवैसी ने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज नहीं उठाने की शिकायत करते हुए तेलंगाना में आशरीन के पति की हत्या के मुद्दे पर भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वो आशरीन के पति नागराज की हत्या की निंदा करते हैं, लेकिन देश के PM मुसलमानों की हत्या पर चुप क्यों रहते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का काम आज भी जारी रहेगा। शुक्रवार को मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ। जब यहां टीम पहुंची तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि वहां काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया। लोगों ने बताया कि अक्सर जुमे की नमाज के लिए यहां ऐसी भीड़ होती है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर यहां बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट 19 मई को फैसला सुनाएगा। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की भी मांग की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में पिछले 15 साल में कितना विकास हुआ है, ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है, उनकी नजर में इसका कोई महत्व नहीं है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर जब शुक्रवार को नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, इसका उनकी नजर में कोई महत्व नहीं है। नीतीश के पलटवार के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि सत्य ये है कि 30 साल के लालू नीतीश के राज में बिहार सबसे गरीब राज्य बना है। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में ईडी की छापेमारी के दौरान IAS अफसर पूजा सिंघल के करीबियों के घर से भारी कैश मिला है। IAS अफसर के CA के घर से करीब 20 करोड़ कैश बरामद हुआ है। पूजा सिंघल झारखंड में खनन और उद्योग विभाग की सचिव है। ईडी की इस कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1600 से ज्यादा केस आए। शुक्रवार को राजधानी में कोरोना के 1656 नए केस मिले। हालांकि इस दौरान एक की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 6096 हो गए। महाराष्ट्र के हिंगोली में पुलिस ने कॉपर और तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के पास से पुलिस को 7,80,000 रुपए का माल बरामद हुआ है। इसी गिरोह ने हाल ही में सेनगांव के नाजिक सोलर प्लांट से कॉपर और तेल चोरी की वारदात की थी। इस गिरोह ने इस तरह कई वारदात की हैं, जिनके बारे में पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। यूपी की सहारनपुर पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर लोगों को ठगने वाले 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। ये पांचों एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जिनके पास से पुलिस को 7 ATM कार्ड, 3 कार, 1 बाइक और करीब 40,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस इस गिरोह के खिलाफ सख्त अभियान भी चला रही थी। ये गिरोह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एक्टिव था। फरीदाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ा है। इस गिरोह में 2 नाइजीरिया और 1 घाना का नागरिक है। ये साइबर ठग अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस गिरोह ने पूरे देश में अपना जाल फैलाया हुआ है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि साइबर ठगों ने लोगों से अब तक करीब 25 करोड़ से ज्यादा रकम ठगी है। इस गिरोह के कुछ सदस्य अब भी फरार हैं। यूपी का जालौन रेप की 2 घटनाओं से दहल उठा है। जालौन के 2 अलग अलग इलाकों से 2 नाबालिगों के साथ रेप की वारदात सामने आई है। जालौन के कालपी में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप में पीड़ित के चाचा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो पिछले कई महीने से पीड़ित को अपना शिकार बना रहा था। दूसरी वारदात जालौन कोतवाली क्षेत्र में हुई, जहाँ 3 लोगों पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। पेट्रोलिंग पर निकले सब इंस्पेक्टर पर ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी।
सब इंस्पेक्टर सतीश कंबोज ने बस स्टैंड के पास बिना नंबर प्लेट वाली बाइक और 2 नकाबपोशों को देखा तो पूछताछ के लिए रोका। पुलिस कर्मियों को आता देख बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पीछा करने के दौरान बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस कर्मी पर ही बंदूक से 2 फायर कर दिए। सब इंस्पेक्टर सतीश को 2 गोलियां लगी हैं, जिससे वो घायल हो गए। दोनों बदमाश फरार हो गए। मध्य प्रदेश के दमोह में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात की। बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवार बदमाशों ने बैंक से निकल रहे एक शख्स से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में जमीन को लेकर चल रही रंजिश की वजह से 2 पक्षों में मारपीट हो गई। लाठी डंडों और पत्थरबाजी के दौरान फायरिंग भी हुई। गांव शाहपुर सुल्तानपुर में हुए इस हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।